सत्यजीत रे साहब जब अपनी फेवरेट फिल्म चारुलता को बनाने जा रहे थे तब उनके सामने कोई साधारण काम नहीं था, क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कहानी को नॉस्ट नी नोवेला में जितनी गहराई के साथ लिखा, उसे एक 2 घंटे की फिल्म में तब्दील करना कहीं से भी एक आसान काम नहीं था। गुरुदेव ने नॉस्ट नीर को हर किरदार के नज़रिए से लिखा, लेकिन जब इसी कहानी का स्क्रीन प्ले लिखा गया तब रे साहब ने एक ही कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को देखा और कहना बेहतर समझा। वो किरदार कौन है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी डिज़ायर्स क्या है, उसका फियर क्या है, और सबसे ज़रूरी उसका अकेलापन क्या है। ये सब कुछ आपको बिना किसी डायलॉग, बिना किसी सपोर्टिंग कैरेक्टर और बिना किसी वॉइस ओवर के फिल्म के शुरुआती 9 मिनट में पता लग जाता है। तो हमारी फिल्म शुरू होती है और स्क्रीन पर क्रेडिट्स के साथ दिखते हैं 2 हाथ जो बड़े ही कोमलता और ध्यान के साथ एक हैंडकरचिप पर एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। ये हाथ है हमारी नायिका चारुलता के, और अगले 2 मिनट तक ये सिंपल मोनोटोनस क्लोजअप शॉट यूं ही चलता रहता है। और जैसे ही क्रेडिट्स खत्म होते हैं वैसे ही एक जूम आउट और चारू को सुनाई देती है घड़ी की आवाज़। ब्रोजो के जवाब ना देने पर चारू एकदम उठ खड़ी होती है, क्योंकि अब एम्ब्रॉयडरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उसके सामने खड़ा है। ব্রজু ব্রজু কানে শুনতে পাও না নাকি? 4টে বেজে গেছে, অফিসে চা দিয়ে এসো। अभी 4 बजे ही हैं, लेकिन चारू को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि ब्रोजो अपने मास्टर के पास चाय ले जाने में ज़रा भी देर करे। घर में ऐसे मेहमान की कोई जगह नहीं जो बिल्कुल भी सुरीला ना हो। चारू अपने दोनों काम पूरे हो जाने के बाद कमरे में वापस आ जाती है। और उसके पास करने को अब कुछ भी नहीं है, और उसकी ये बोर्डम हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी साफ दिखाई दी जाती है। तभी चारू देखती है उस किताब को। लेकिन हमारी चारू ने तो ये पूरी किताब पहले ही पढ़ ली है, और शायद उसे अब एक नई किताब की ज़रूरत है। चारू कबर्ड की तरफ बढ़ती है और गुनगुनाना शुरू करती है। और अपने इन्हीं फेवरेट राइटर बंकिम चंद्र की ही किताब निकालकर पढ़ना शुरू कर देती है। और जिस तरह से चारू इस किताब के पन्ने पलट रही है, उससे इस बात में कोई शक नहीं कि वो इस किताब को भी पहले ही पूरा पढ़ चुकी है। और इसलिए इस वक्त उसका ध्यान बाहर से आती हुई आवाज़ों की तरफ ज़्यादा है। लेकिन बाहरी दुनिया और चारू में दूरियां थोड़ी ज़्यादा हैं, और इन दूरियों को मिटाने के लिए उसे किसी की ज़रूरत है। और अब चारू निकालती है अपना ब्रह्मास्त्र, एक ओपेरा ग्लास। जिसके थ्रू वो अपने से दूर हुई चीज़ों को अपने करीब ले आती है। लेकिन चारू के वॉयरिस्टिक प्लेजर में अब भी कुछ रुकावटें हैं।
क्योंकि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसकी मदद से वो लगातार बिना किसी रुकावट के बाहर देख सके। और इसीलिए जैसे एक चिड़िया एक डाल से दूसरी डाल पर जाती है, वैसे ही चारू एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर जाती दिखाई देती है। लेकिन हमारी चिड़िया किसी टहनी पर नहीं, एक पिंजरे में है, एक सोने का पिंजरा। इस वाइड शॉट में हमें चारू का घर दिखाई देता है, जिससे हमें मालूम होता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस। वो बड़े ही रिच और एफ्लुएंट फैमिली में है और इस घर में चारू की ज़रूरत की हर चीज़ उसकी खिदमत में मौजूद है। लेकिन उसके अकेलेपन को मिटाने के लिए ये घर असक्षम है। चारू की बॉडी लैंग्वेज से आपको इसका अंदाज़ा आसानी से लग रहा होगा। और अपने इसी लोनलीनेस और बोर्डम को ख़त्म करने के लिए चारू अपने अगले इंटरेस्ट की तरफ बढ़ती है, एक पियानो। लेकिन उसे अचानक बाहर से कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। भूपति बिना रुके ही चारू के सामने से निकल जाता है और चारू के चेहरे पर वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही है। वो बिना कुछ बोले ही हमसे ये कह रही है कि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसका पति बिना उसे मिले उसे नज़रअंदाज करके चला गया। लेकिन शायद अब भूपति अपनी गलती को सुधारे। और इस बार भूपति रुका तो चारू से बस 2 कदम दूर, लेकिन फिर से बिना उसे देखे उसके सामने से चला गया। और जैसे ही चारू का पति उसकी आंखों से दूर होने लगता है, वैसे ही उसे अपने ओपेरा ग्लास की मदद लेनी चाहिए। लेकिन वो एक नाकाम कोशिश थी, क्योंकि ओपेरा ग्लास से वो अपने पति की इमेज को पास ला सकती है, लेकिन उसको नहीं। अब इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी इतने मोनोटोनस शॉट से क्यों शुरू हुई? 2 से 3 मिनट तक बस स्क्रीन पर हमें चारू के हाथ हैंडकरचिप पर एम्ब्रॉयडरी करते हुए दिखते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डायरेक्टर हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे अपना प्यार अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बाहर मिलता है, और कहानी है 1879 के ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स बंगाल की। और जब 1964 में ये फिल्म रिलीज़ हुई, तब भी सोसाइटी उन्हीं पैट्रियार्कल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानती थी। 2022 में इनफिडेलिटी और एडल्ट्री एक आम चीज़ हो सकती है, लेकिन उस समय इसे एक सैक्रिलेज की तरह देखा जाता था। और इसीलिए यह शॉट अपना पर्पस फुलफिल करता है। चारू के अंदर हो सकता है भूपति के लिए अटैचमेंट्स कम हो और इस रिलेशनशिप में डिससेटिस्फैक्शन हो, लेकिन उसके अंदर डिवोशन की कोई कमी नहीं है। शी इज़ अ वेरी फेथफुल एंड अ डिवोटेड वाइफ। और यही हमें अगले शॉट्स में भी दिखता है, जब ठीक 4 बजे चारू ब्रोजो को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती है भूपति के लिए चाय ले जाने के लिए। प्यार के अभाव के चलते चारू के कर्तव्य पालन में कोई कमी नहीं है। उसे अपने पति की सभी ज़रूरतों का पूरा ख्याल है। डायरेक्टर ने चारू के कैरेक्टर और स्टोरी का पूरा सेटअप इसी सीन में कर दिया। चारू एक लोनली वाइफ है। उसके लोनलीनेस का कारण है उसकी क्रिएटिव एस्पिरेशंस, जो उसका पति फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि चारू एम्ब्रेस करती है डेकोरेटेड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ और भूपति एम्ब्रेस करता है हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ।
चारू के जहन में बंकिम चंद्र की कविताएं चलती हैं और भूपति के जहन में ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो फिर ये बात जाहिर हो जाती है कि चारू को अमोल जैसे व्यक्ति से अट्रैक्शन क्यों नहीं होगा। जो सब कुछ वो अपने पार्टनर में चाहती है, अमोल उन सबके पर्सोनिफिकेशन की तरह चारू की ज़िंदगी में आ जाता है। चाहे वो म्यूज़िक हो, लिटरेचर हो या लाइवलीनेस, अमोल में वो सब है। और चारू की इनफेडिलिटी इसी वजह से कोई फिजिकल इनफेडिलिटी नहीं है, रेदर इट इज़ एन इमोशनल इनफेडिलिटी। ये घर आगे जाकर कैसे एक नॉस्टनिर बन जाएगा, इसका सेटअप इसी सीन में 8 मिनट में रे साहब ने कर दिया, बिना डायलॉग, बिना सेकेंडरी कैरेक्टर, बिना वॉइस ओवर के।